ये बेटा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्च 20P12 क्वेश्चन नंबर 8। इसको अगर आप पढ़ लें तो वो कह रहा है कि वुमेन्स बेसिक सैलरी फॉर हर फर्स्ट ईयर विद अ पर्टिकुलर कंपनी इज 30,000 एंड एट द एंड यानी वुमेन्स सैलरी फॉर द फर्स्ट ईयर विद अ पर्टिकुलर एंड एट द एंड ऑफ द ईयर शी आल्सो गेट्स अ बोनस ऑफ। तो सैलरी है जी 30,000, सैलरी है 30,000 और बोनस है $600, right? Now, for her first year, express her bonus as a percentage of her salary. ये ओ लेवल्स का क्वेश्चन है, बोनस उसकी सैलरी का कितना परसेंट है। ये फर्स्ट पार्ट, आई होप ये 1 मार्क। समटाइम्स आई वंडर कि वो ये क्वेश्चंस क्यों देते हैं एग्जाम में। 12 तो ये आ गया 3 2 6, इट्स 2%। देखें बगैर कैलकुलेटर के हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर है। देन वो कह रहा है at the end of each complete year, the woman's salary will increase by 3%। वही 3% इंक्रीज आ रहा है। इसका मतलब ये ज्योमेट्रिक है और आपके दिमाग में ये पता बन जाना चाहिए कि जो इंक्रीज आ रहा है वो 1.03 होगा एवरी ईयर, यानी हर 1 साल के बाद। एंड हर बोनस विल इंक्रीज बाय $100, यानी अगर अभी 600 है तो अगला हो जाएगा 600 प्लस 1 700, फिर यानी ये जो उसकी सैलरी है वो इंक्रीज हो रही है बाय ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जो उसका बोनस इंक्रीज हो रहा है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बन रही है, राइट। अब वो कह रहा है कि एक्सप्रेस द बोनस शी विल बी पेड एट द एंड ऑफ हर 24th ईयर। तो अब यानी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या बन रही है, 30,000 फर्स्ट टर्म, 30,000 into 1.03 second term, and then 30,000। ये मैं समझाने के लिए आपको लिख रहा हूं, आप एग्जाम में 2 ही लिख दीजिएगा टर्म्स। ये आपकी टर्म बनती जा रही। तो ये पहला साल तो 24th ईयर, एट द एंड ऑफ 24th ईयर, यानी एंड पर ही उसको देखें, सवाल को पढ़ना जरा समझना जरूरी है। सैलरी ईयर के एंड पर उसकी सैलरी भी इंक्रीज होती है और उसका बोनस भी इंक्रीज होता है। तो एट द एंड ऑफ हर 24th ईयर, यानी टोटल 24 ईयर्स हो गए। एन आ गया हमारे पास 24। तो यहां से अगर आप अगेन वो पूछ रहा है बोनस सैलरी का कितना परसेंट है, तो पहले तो आप सैलरी निकाल लें जो आपकी आएगी। तो आपके पास 2 फॉर्मूलाज ज्योमेट्रिक के, ये आपके पास फॉर्मूला लिस्ट होनी चाहिए, और जो अर्थमेटिक का है वो है a+n-1। यहाँ सम नहीं लगेगा, हमें 24 ईयर पे टर्म चाहिए। तो a24 क्या हो जाएगा, 30,000। r कितना हो जाएगा, 1.03 पावर 24 -1। ये रखिए। अगेन अगर हम पिछले सवाल के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 30,000 फर्स्ट टर्म है हमारी, तो 24 ईयर्स में जो हमारी आखिरी टर्म बनेगी उस पर पावर 23 हो जाएगी। तो ये अगर हम निकाल लें तो व्हाट दिस बिकम्स इज 30,000 into 1.03 power 23। This gives me 59207.59। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हो जाएगा $59200। सिमिलरली जो बोनस है उस वो 24 ईयर्स पे कितना आ जाएगा, वो ज्योमेट्रिक अर्थमेटिक बना रहा है, तो उसकी फर्स्ट टर्म 600 है, 24 -1, और डी कितना है, $100। यू कैन सी $100 से उसका इंक्रीज हो रहा है। तो ये आ जाएगा 2300 प्लस 600 इज 2900। दैट्स द बोनस आफ्टर 24 ईयर कंप्लीट होने के बाद। तो अब वो ये अब यहाँ पे छोड़ ना दें, 1 मार्क आपका कट जाएगा, क्योंकि आपसे वो कह रहा है कि आप परसेंटेज निकालें इस अमाउंट की विद रिस्पेक्ट टू दिस। तो वो कितना हो जाएगा, 2900 डिवाइडेड बाय 59200 इंटू 100। तो आप इसको अगर आप 2 जीरोस को कैंसिल कर दें तो 2900 डिवाइडेड बाय 592 गिव्स मी 4.898
इसको मैं लिख सकता हूँ 4.90। 3 सिग्निफिकेंट फिगर पहले 9, तो 9 से 8 को तो 0, 4.9%। दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ आ गया है, और इस वीडियो को अच्छी तरह देखिएगा। इसमें शुरू जो स्टार्ट किया उसमें ये भी एक्सप्लेन किया है, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, तो आपके लिए परसेंटेजेस वाले क्वेश्चंस करना आसान हो जाएंगे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नवंबर 19 P13 क्वेश्चन नंबर 9। इसको आप रीड कर ले। द फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड terms of a geometric progression are 3k and 5k minus 6, comma 6k minus 4। वो कह रहे हैं कि show that k satisfies, इक्वेशन दी हुई है 7k square minus 48k plus 36। ये बात मैं आपसे बार बार करता रहता हूँ कि न्यूमेरिकल एरर्स को आप चेक करते रहिएगा। तो लास्ट वीडियो में हमारी ये बात हुई थी कि जो मिडिल टर्म का स्क्वायर होता है वो बाकी दोनों के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है, और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये r है और ये भी r है, राइट। थर्ड डिवाइड सेकंड डिवाइड बाय फर्स्ट इज r, थर्ड डिवाइड बाय सेकंड इज r, इनको इक्वेट कर दें तो 5k minus 6 square is equal to 3k into 6k minus 4। अगर हम इसे सिंप्लीफाई कर लें तो 25k square minus 5 6 the 32 the 60k plus 36, और ये हो जाएगा 18k square minus 12k। तो ये बन जाएगा 25 में से अगर आप 18 को माइनस कर दें तो 7k square माइनस 60k और प्लस 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस 48k प्लस 36। ये 2 मार्क का हमें प्रूफ करना था, ये आपने प्रूफ कर लिया, ठीक हो गया। नेक्स्ट वो पूछ रहा है फाइंड शोइंग ऑल नेसेसरी वर्किंग द एग्जैक्ट वैल्यूज ऑफ द कॉमन रेशियो करस्पॉन्डिंग टू द ईच वैल्यू ऑफ k। वेल गाइस, इसको पहले तो हम ऑब्वियसली फैक्टराइज करके k की वैल्यू निकालेंगे। सेकंड पार्ट, सेकंड है या बी पार्ट है? सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? ये फर्स्ट था। समटाइम्स ए बी सी पार्ट्स होते हैं। अगर के की वैल्यू के करस्पॉन्ड पे आर निकालें तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वल टू ये आ रहा है 6, तो एक आ रहा है के, यहाँ लिख देते हैं के माइनस 6, और दूसरा आ रहा है हमारे पास 6/7, यानी कि 6/7 आ रहा है। क्या बन जाएगा? 7k minus 6 is equal to 0। एक के आ गया 6 और एक के आ गया आपके पास 6/7। मेक श्योर कीजिए कि आप इसको ठीक कर रहे हैं। हम इस पे देख लेते हैं, इसको x16 फिर देख लेते हैं। पहली वैल्यू है हमारे पास 7 is equal to minus 48 और फिर 36, ठीक है। तो यहाँ से अब हम k की वैल्यू हमारे पास आ चुकी हुई है, तो अब हम यहाँ से हम r निकाल लेंगे। तो एक r आ जाएगा 5 into 6, ये देखें ये r की वैल्यू है 5k minus 6 upon 3 into 6। तो 5 6 is 30 minus 6, 30 minus 6 is 24, ये 18 आ गया। तो 6 4s are 6 3s, एक r आ गया आपके पास 4/3। 6/7 पुट कर दें तो 5 into 6/7 minus 6 upon 3 into 6/7, सिंप्लीफाई कर लें तो 30 minus 42 upon 7। मैंने एलसीएम लेके सिंप्लीफाई भी कर दिया, यानी 1 5 6 is 30, 7 6 is 42 upon 7, और ये आ जाएगा 18 upon 7। दिस 7 goes out, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ रही है जी 30 minus 42 is minus 12 upon 18, तो ये आ रहा है minus 2/3। ये आपके पास k की 2 वैल्यूज आ गई, सॉरी r की, बेग योर पार्डन, ये r है, ये दूसरा r है और ये r है, नॉट k। यानी 2k की वैल्यूज के लिए 2r वो आपने यहाँ पुट करें, इसमें पुट करें तो भी यही आना चाहिए। वो कह रहा है वन ऑफ दीज प्रोग्रेशन इज वन ऑफ दीज रेशियो गिव्स अ प्रोग्रेशन व्हिच इज कन्वर्जेंट
फाइंड द सम टू इन्फिनिटी। इनफैक्ट इस पार्ट के लिए ही मैंने ये क्वेश्चन करवाया है, वरना इस जैसे क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, तो ये सिंपल था, ये दो पार्ट्स। आपको पता है इसमें देखिए आर की वैल्यू ये जो है ये 1 से बड़ी है। आप याद कीजिए जो अपने इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज के कॉन्सेप्ट का जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने आपसे कहा था कि आर अगर मैग्नीट्यूड 1 से कम हो या -1 से 1 तक हो तो इसको हम इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कहते हैं, और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज को हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस भी कहते हैं। तो हमारा ये आर की वैल्यू जो है -2/3 वो इस रेंज के अंदर है, ये 1 से छोटा है इसका मैग्नीट्यूड दे। तो हम ये ले लेंगे तो सम टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, a/1 माइनस आर। तो a क्या है सीक्वेंस का, 3k। तो k चूंकि हमारा r -2/3 k 6/7 से आया है, तो अगर मैं 3 × 6/7 कर लूं तो ये 18/7 बनता है। तो a आ गया आपके पास 18/7। ध्यान कीजिएगा एग्जाम में कि आपने a जो है वो सीक्वेंस का 3k है, और k आपने वो लेना है जिससे r आपका -2/3 आया। तो हमारा 3 × 6/7 इज 18/7 अपॉन 1 माइनस r की वैल्यू ले लीजिए -2/3। दिस सिंप्लीफाइज टू, यहाँ पे जगह कम है मैं यहाँ लिखता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, ये देखें ये हो जाएगा 18/7 अपॉन 5/3। दिस इवेंचुअली बिकम्स सम टू इन्फिनिटी चल रहा है, दिस इज सम टू इन्फिनिटी। तो कितना बन गया ये जी, सम टू इन्फिनिटी इज 18/7 into 3/5। दिस इज 18 3 54, 7 5 35। ये आपका सम टू इन्फिनिटी आ गया फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप ये पार्ट आपको समझ में आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन आई वुड लाइक टू डिस्कस सम कॉन्सेप्ट्स अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक और तरीका आपके साथ डिस्कस करते हैं जो पेपर में बार बार आता है। परसेंटेज आप नोट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस में परसेंटेजेस आती है। थोड़ा सा इस सवाल को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक और बात करता हूं। ओ लेवल्स में फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ अ शर्ट है, प्राइस ऑफ अ शर्ट है, लेट्स से इट इज $20, ठीक है, और ड्यू टू सम इन्फ्लेशन इंक्रीज हो जाता है 20% ऑफ कॉस्ट प्राइस, या 20% इंक्रीज है। कॉस्ट प्राइस का लफ्ज इसलिए यूज किया कि ये ओ लेवल में लैंग्वेज यूज होती है। देयर इज अ शर्ट हुज प्राइस इज $20 और उस पे इंक्रीज हुआ है 20%। व्हाट इज द प्राइस? लेट्स से एक साल में 20%, ये है 2023 में प्राइस फॉर एग्जांपल, इंक्रीज हुआ 2023 के दौरान 20%। What will be the price at the start of 2024? For example, during 2023 ये प्राइस है, और during 2023 के स्टार्ट में ये प्राइस है, और during 2023 ये इंक्रीज आया। बताइए 2024 में प्राइस क्या होगी? What is the price in? तो आप क्या करते थे ओ लेवल्स में, आप 20 का 20% लेंगे और उसे 20 में ऐड कर देंगे, यानी जो प्राइस थी उसका 20% लिया, तो 2 2 4 आ गया, तो द न्यू प्राइस इज $24। सिंपल क्वेश्चन, दो मार्क के पार्ट्स होते थे। समझाने का क्या मकसद है? फिर अगर इंक्रीज हो जाए यानी ये 2024 की प्राइस आ गई, लेट्स से फॉर द 2025 फिर 20% इंक्रीज हो गया, तो आप क्या करेंगे? वही 24 का आप 20% लेंगे और उसे 24 में ऐड कर देंगे, ये देख, और जो भी प्राइस आएगी वो आ जाएगी आपके पास। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। अच्छा, अब देखिए अगर हम इस स्टेप को देखें, इसमें से 20 में कॉमन ले लो, इस स्टेप में से इफ आई टेक 20 कॉमन, व्हाट डू आई गेट? 1 हियर, यहां से 20 कॉमन है तो 20/100 बच गया, राइट? नाउ इफ आई टेक दिस 0 आउट, तो 2/10 जो है वो 0.2 बन जाएगा, राइट? 2/10 विल बी 0.2, तो ये बन जाएगा 1.2 एंड दिस इज 20।
तो अगर आप 20 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हाट यू गेट इज 24। ये देखिए 0.2 ऐड हो गया, विच इज 20%। 20% को अगर पॉइंट्स में लिखे तो 0.2 है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज कि आप बजाय इतना लंबा प्रोसेस करें, आप 20 को, हम सिखाते भी हैं ओ लेवल्स में, बच्चों को टीचर्स बताते हैं कि आप परसेंटेज के क्वेश्चन इसमें इस तरह से कर दें। इफ देयर इज अ 20% इंक्रीज, उसे आप 1 में ऐड कर दें तो आपका जवाब आ जाएगा कि जो इंक्रीज के बाद, यानी जो इंक्रीज्ड प्राइस होगी, जो इंक्रीज आया उसे 1 में ऐड कर लिया। बच्चे सोचते हैं 1 क्यों आया सर? 1 ये पुरानी प्राइस को ऐड करने की वजह से 1 आया था। सिमिलरली अगर फिर 20% का इंक्रीज हो गया है तो फिर क्या हो जाएगा? 24 प्लस 24 का 20%। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? ये देखें, 20 को मैं लिख सकता हूं 20 इंटू 1 पॉइंट, यानी सॉरी 24 के अंदर अगर फिर 20% इंक्रीज हो गया है तो आप क्या लिखेंगे? ये देखें, जो भी आंसर आए उसमें 20% इंक्रीज हो जाए तो और मल्टीप्लाई कर लें। ये बन रहा है 24 इंटू 1.2, 24 इंटू 1.2, दिस गिव्स मी 28.8। ये समझा रहा हूं कि अगर एक साल में इतना इंक्रीज हुआ है तो ये फिर अगले साल में और प्राइस देखें, ये वैल्यू ये बन गई। अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म करें, यानी इसके अंदर आप देखें 24 कॉमन ले लें, क्या बन जाएगा? 1 प्लस वही 20/100, तो ये हो जाएगा 24 इंटू 1.2। यही काम हमने यहाँ किया। और अगर अब 24 की जगह अगर मैं ये लिख दूं, क्योंकि 24 था, तो क्या बन जाएगा? 20 इंटू 1.2 इंटू 1.2। ठीक है, मैंने सिर्फ ये चेंज किया कि 24 की जगह ये लिख दिया। तो ये एक्चुअली क्या बन रहा है? 20 इंटू 1.2 स्क्वायर। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक कि ये 2 दफा अगर आपकी 20% की इंक्रीज हुई है तो क्या हुआ है? 1.2 पे स्क्वायर आ गया। ऐसे अगर 20 पर 4 दफा इंक्रीज हो 20% की, तो हम क्या लिख देंगे? 1.2 इंटू पावर 4 यानी। तो जब आपके पास ऐसे क्वेश्चंस अभी अब हम सॉल्व करने लगे हैं जिसमें वो आपसे कहेगा कि जी 6% इंक्रीज हो गया है, फॉर एग्जांपल प्राइस ऑफ द शर्ट में, तो बताइए 10 इयर्स के बाद इस शर्ट की प्राइस क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? ये 4 इयर्स के बाद है, तो 10 इयर्स के बाद कितनी हो जाएगी शर्ट की प्राइस? 20 इंटू 1.2 पावर 10। ये देखें, ये हमने एक कॉन्सेप्ट बनाने की कोशिश की। ये तो था कि अगर इंक्रीज हो रही है, व्हाट हैपेंस इफ देयर इज अ डिक्रीज। आइए उस पर बात करते हैं। जी बेटा, अब अगर प्राइस ऑफ द शर्ट $20 है और डिक्रीज हो गई है प्राइस, लेट्स से ड्यू टू इकोनॉमिक बूम, कंडीशंस अच्छी हो गई मुल्क में, प्राइसेस कम हो गई, तो अगर 20% प्राइस कम हो गई है शर्ट की, तो अब प्राइस क्या होगी? तो आप क्या करेंगे? देखें, अगेन आप 20% लेंगे, यू टेक द 20% ऑफ 20 और उसे 20 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे पिछले एग्जाम्पल में जब इंक्रीज था तो ऐड हो रहा था, डिक्रीज था तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। अगेन अगर मैं इसमें से 20 कॉमन ले लूं, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो यहां क्या बच जाएगा? ये कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 20 इंटू 1 माइनस 0.2, तो ये बन जाएगा 20 इंटू 1 माइनस 0.2 इज 0.8। और आप इसे मल्टीप्लाई कर लें तो 2 8 $16 आ जाएगी। तो आप नोटिस करें 1 में से 0.2 माइनस हो गया। पिछले एग्जांपल में जहां इंक्रीज आ रहा था तो 1 में 0.2 ऐड हो गया। इट्स द वन विच इज क्रूशियल। 1 में ऐड हो जाएगा अगर इंक्रीज होगी, और 1 में से माइनस हो जाएगा अगर डिक्रीज होगी। ये 1 साल के बाद ये प्राइस है। अगर 2 साल के बाद होती तो 16, यानी अगर फिर डिक्रीज आ जाता 20% का, तो हम यही लिखते 1, यानी जो प्राइस अब हो चुकी है उसमें से 0.8 दोबारा ले लें। 16 8 128 probably. 16 8 128. 16 into 0.8 gives me 12.6. 128 12.8 बिल्कुल ठीक है।
ये 2 साल के, अब 16 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 20 इंटू 0.8 इंटू 0.8, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं 20 इंटू 0.8 स्क्वायर। 2 साल के बाद ये प्राइस हो जाएगी। आई होप यू गाइस आर गेटिंग दिस। तो 10 साल अगर इस तरह डिक्रीज होता रहे 20%, तो 10 साल के बाद प्राइस क्या हो जाएगी, 20 इंटू 0.8 पावर 10। तो ये बात समझिए कि अगर इंक्रीज हो रहा है तो हम 1 में ऐड कर देंगे वॉट एवर द इंक्रीज इज, और अगर डिक्रीज हो रहा है तो 1 में से माइनस कर देंगे वॉट एवर द डिक्रीज इज। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि अब हम जो अगले कुछ क्वेश्चंस करेंगे उनमें ये कॉन्सेप्ट आएगा, जिसमें परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज की बात हो रही होगी। तो आइए अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 20P11 क्वेश्चन 3। इट्स ये क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं बहुत। इसमें 2 चीजें हैं जो डिस्कस करनी है आपके साथ, आइए करते हैं। वो कह रहा है, इसको आप खोल लीजिए अपने पास, मई जून 20P11 क्वेश्चन 3। ईच ईयर द सेलिंग प्राइस ऑफ अ डायमंड नेकलेस इंक्रीजेस बाय 5%। वही आगे इंक्रीज वाली बात जो अभी हम करें, हर साल डायमंड नेकलेस की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है 5% ऑफ द प्राइस द ईयर बिफोर। यानी पिछले साल जो कीमत थी, यानी अगर 2000, जो मैंने अभी एग्जांपल्स आपको दी कि अगर $20 है 2024 में, तो 6% इंक्रीज होकर 2025 में आ जाएगी। फिर 2025 की प्राइस पे 6% इंक्रीज होगी तो 2026 की आ जाएगी, एंड सो ऑन। तो वो कह रहा है कि प्राइस जो है वो 5% ईयर बिफोर की इंक्रीज हो जाती है। 2000 में इसकी प्राइस जो है वो, द प्राइस इन 2000 इज $36,000। डायमंड नेकलेस की प्राइस ये है 2000 के अंदर। तो एक बात तो इस सवाल को शुरू करने से पहले आपको ये पता चल जाना चाहिए कि 6% इंक्रीज है तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बनेगी, और आर क्या हो जाएगा आपका 1.06। 6% का आप डेसिमल में कन्वर्ट कर लें तो 0.06 बनेगा, और 1 ऐड करते हैं क्योंकि पिछली वैल्यू ऐड, ये बात हम पिछली इसी वीडियो के अंदर स्टार्ट में कर चुके हैं कि ये वाई क्यों आ रहा है। मसलन अगर 1 साल के बाद मैं इसकी प्राइस बनाऊं तो वही बनेगी 36,000 प्लस 6% ऑफ 36,000, ये 1 साल के बाद इसकी प्राइस हो जाएगी। तो इफ यू टेक 36 कॉमन तो ये बन जाएगा 36,000 इंटू 1.06। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं 1 पे, इसलिए मैं ये बात बार बार कर रहा हूं। आई होप आपको याद रहेगा कि 1 साल बाद ये प्राइस हो जाएगी। 1 साल बाद ये बात भी अभी आगे आएगी, ठीक है ना। जैसे अब वो इसमें ये कह रहा है आपसे कि राइट डाउन इन, पहला पार्ट ए पार्ट क्वेश्चन का, पहली बात तो ये डिसाइड हो गई कि R 1.06 है। इस पॉइंट को छोड़ देते हैं, ये तो आपको समझाने के लिए मैंने लिखी, या ये लिखी रहे, चले इसको शायद ये काम आया आगे। वो कह रहा है कि राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर द सेलिंग प्राइस ऑफ द नेकलेस n years later and hence find the selling price in 2008। वो कह रहा है कि write down an expression for the selling price n years later and hence find the price in 2008। देखिए, अगर आप ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जब हमने जनरल टर्म बनाई थी तो कुछ यूं होती थी, यानी जो और चलते जाते थे तो आखिरी टर्म बनती थी AR पावर n-1। अब अगर आप ये नोटिस करें कि अगर n ईयर, मतलब आपकी फर्स्ट टर्म अगर a है, यानी मैं अगर 2000 ईयर को शामिल कर लूं, पहली टर्म 2000 ईयर की प्राइस रखूं, फिर 2001, 2002, 2003, ये मैं इंटेंशनली पूरा लिख रहा हूं, 4, 5, 6, 7, 8, तो कितनी टर्म्स बन रही हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो आप फॉर्मूला लिखें, देखें, AR पावर n-1, तो A है 36,000, R है 1.06, तो 9 - 1 8 हो जाएगी। दिस इज द प्राइस आफ्टर इन द ईयर 2008। 2008 में ये प्राइस हो। लेकिन अगर आप मार्किंग स्कीम चेक करें ना तो उसमें ये आपको दिया हुआ है, उसने 36,000 1.08 पावर n, 1.06
पहले n ये लिखा हुआ है उसने, और फिर n की जगह उसने 8 लिखा है नेक्स्ट के अंदर। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि सर आप तो फॉर्मूला हमारा n-1 है, प्लीज हमारा फॉर्मूला तो n-1 है, तो यहां पर n क्यों है? देखें जो मार्किंग स्कीम है उसमें यहां n क्यों है? देखिए वो कह रहा है n ईयर्स लेटर। n ईयर्स लेटर का मतलब है कि वो फर्स्ट टर्म को कंसीडर नहीं कर रहा, यानी पहले साल के बाद 8 साल अगर गुजरे हैं तो बताया प्राइस क्या है। तो अगर आपकी फर्स्ट टर्म AR-1 है तो नेक्स्ट हो जाएगी 2, 3, 4, 5, 6। अगर आपकी फर्स्ट टर्म ये है तो N8 हो जाएगा आपकी वैल्यू निकालने के लिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो बात वही बनेगी 36,000 1.06 पावर 8। तो जब लफ्ज यूज हो n ईयर्स लेटर, तो इसका मतलब है वो पहले साल को कंसीडर नहीं कर रहा। ये थोड़ा सा डेलिकेट डिफरेंस है, इस बात को समझिए कि अगर पहला साल कंसीडर होता तो जवाब दोनों से हमारा सेम आ रहा है, वी गेट द सेम आंसर फ्रॉम दिस फॉर्मूला। यहां बनेगा 9-1, यानी इसमें हम पहला साल कंसीडर कर रहे हैं। वी आर कंसीडरिंग 2000 इज द फर्स्ट ईयर। 2001 के बाद यानी 1 साल के बाद उसकी प्राइस ये हो जाएगी, 2 साल के बाद उसकी प्राइस ये हो जाएगी। लेकिन अगर आप पहला साल ही 2001 को माने तो फिर आपके टोटल टर्म्स 8 बनते हैं। तो उसने वो जो n लिखा हुआ है वो उसके n ईयर्स लेटर के बाद लिखा हुआ है। तो यहां पर ये दोनों के जवाब ये आएंगे। तो आप इसको चेक कर लीजिए ये कितना बन रहा है। तो आपकी वैल्यू बन रही है 36,000 इंटू 1.06 पावर 8। तो ये बन रहा है 57,378.53। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने की आदत बनाएं। 57400 ये आपकी डॉलर के अंदर प्राइस होगी इसकी। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं जी। इसका नेक्स्ट जो पार्ट है बी, अगर आप उसको देखें तो वो कह रहा है कि द कंपनी दैट मेक्स द नेकलेस ओनली सेल्स 1 ईच ईयर। एक साल में बना के बेचती है कंपनी, राइट। वो कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ऑब्टेन इन द 10 ईयर पीरियड स्टार्टिंग इन द ईयर 2000। वही बात आ गई, यहां उसने स्पेसिफिकली लिख दिया कि ईयर स्टार्ट 2000 से हो रहा है। तो 10 ईयर पीरियड 2000 से लेके, तो फिर हमारा लास्ट ईयर कौन सा बनेगा, यानी 2009। 10 ईयर पीरियड कौन सा हो जाएगा? देखिए 2001 से लेके 2009 तक 9 ईयर्स बने, और अगर हम 2000 को शामिल कर ले तो अगर 10 ईयर पीरियड, वैसे तो उसने 10 ईयर का है और हमें सम निकालना है, सम का फॉर्मूला लगा देंगे। बेटा कंफ्यूज ना हो, बस मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे आपने सिंपल सम निकालना है। 10 इयर्स का फर्स्ट टर्म है आपके पास 36,000, 2000, ये देखें फर्स्ट टर्म ये ले। जो वो कह रहा ना स्टार्टिंग इन द ईयर, मेरा ख्याल ये था कि उसको ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए था पिछले पार्ट के अंदर। लेकिन बहरहाल वो एन ईयर्स लेटर से मुराद था कि पहला साल नहीं लेना, तो पहला साल ना लें तो 2008 तक, 2001 से 2008 तक 8 इयर्स बनते हैं। तो वो उसने यहाँ पर 8 लिखकर आपको सॉल्व करके दिया, और हमारे फॉर्मूले से भी। लेकिन हम ये जो फॉर्मूला बना हुआ है ARN-1, इसमें आप पहली टर्म वो लेते हैं जो स्टार्टिंग प्राइस होती है। तो यहां उसने कह दिया है कि आप 2008 को कंसीडर करें और 2000 ईयर को, तो ये 2000 से लेके 2009 तक 10 इयर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर वो 10 इयर्स पूछे कि कौन से स्टार्टिंग फ्रॉम 2000, तो 2000 से 10 इयर्स 2009 तक बनेंगे, 2010 तक नहीं। बहरहाल ये बात उसने पूछी नहीं है, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट आई डिड दिस। तो यहाँ पे 1 माइनस आर कितना है 1.06, एंड स्ट्रेट अवे आप 10 रख देंगे। 1 माइनस 1.06, इसको अगर आप कैलकुलेटर में सॉल्व कर लें, सॉरी मैंने मिटाया नहीं था ये पार्ट, जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट। तो अब इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, मैं जगह की कमी है यहाँ। तो ये पार्ट था जी, ठीक है। यहाँ इसको ये देखें, तो इसका सम कितना आ जाएगा, इसे आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें। तो ये बन रहा है आपके पास 1 माइनस 1.06 पावर 10 डिवाइडेड बाय माइनस 0.06 इंटू 36,000। तो ये बन रहा है आपके पास बेटा 474,508 समथिंग, 474,508.61 एंड सो ऑन। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर पे हो जाएगा 475
000, ये देखिए 474, आगे 5 है तो ये 4 जो 5 हो जाएगा, बाकी जीरो हो जाते हैं। ये आप ओ लेवल्स में पढ़ चुके हैं। दिस हाउ यू राइट इट इन द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मई जून 19 P11 क्वेश्चन नंबर 8। आप देख रहे हैं, इसको आप रीड करें। इसके दो पार्ट्स हैं। अच्छा, इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूं कि जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन हैं जिनमें परसेंटेजेस का जिक्र आया है, तो हम जिसमें आर स्ट्रेट नहीं है, तो वो हम आर वो वाले क्वेश्चन हम यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहे हैं जिसमें परसेंटेज की फॉर्म में आर गिवन होता है। खैर, इसका जो पहला पार्ट है वो तो अर्थमेटिक से रिलेटेड है। आप पढ़ लें, द थर्ड एंड द फोर्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आर, द थर्ड टर्म जो है वो 48 है और जो फोर्थ टर्म है वो 32 है। तो ये आपको दी हुई है। थर्ड एंड फोर्थ टर्म ऑफ अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, फाइंड द सम टू इन्फिनिटी ऑफ द प्रोग्रेशन। ये है 3 मार्क का पार्ट। क्या करेंगे इसमें हम, आइए देखते हैं। देखें, थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं सम टू इन्फिनिटी में हमें क्या चाहिए होता है, ये फॉर्मूला है हमारा सम टू। आपके पास फॉर्मूला लिस्ट खुली भी होगी। ये फॉर्मूला हमारा सम टू इन्फिनिटी का है। अब इसमें मुझे ए और आर चाहिए। अच्छा, थर्ड और फोर्थ टर्म है, आर तो मैं स्ट्रेट अवे फाइंड कर दूंगा, क्योंकि अगर एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस लिखी हुई है और ये थर्ड टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, तो आर क्या होता है, आर इज थर्ड, यानी आगे वाली टर्म्स को पीछे वाली टर्म से डिवाइड कर। आपके टेबल स्ट्रांग हो तो 16 2s 16 3s, आर स्ट्रेट अवे आ गया मेरे पास। तो आर 2/3 है। थर्ड टर्म को हम लिखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, आपको पता है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो आर की पावर टर्म से कम होती है, तो थर्ड टर्म में क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर। ए आर स्क्वायर को आप 48 लिखिए। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2/3 है, तो यहां पे आप 2/3 लिखिए। 2/3 का स्क्वायर इज 48, तो ये बन जाएगा a इंटू 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 48। यहां से आप a निकाल लीजिए, 48 इंटू 9 अपॉन 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें 4, तो a कितना आ गया, 12 9 9 2 108। ये आपके पास a की वैल्यू आ गई। राइट नाउ सम टू इन्फिनिटी निकालना है आपने। अगेन आर की वैल्यू 2/3 थी, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर थी, तो हमने आर की वैल्यू पुट की, इट्स बिकम्स 4/9। 48, ए की वैल्यू आ गई 12 इंटू 9 अपॉन 4। मेक श्योर कीजिए कि आप कैलकुलेटर में ये सारी वैल्यूज को अच्छी तरह से चेक कर रहे हो। लेट मी पिक अप द कैलकुलेटर एंड डू इट माई सेल्फ एज वेल। तो 48 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 4 गिव्स मी 108। 108, 1 माइनस 2/3, तो 1 माइनस 2/3 इज 1/3। तो ये बन जाएगा सम टू इन्फिनिटी 108 इंटू 3, दिस गिव्स मी 324। ये ही आपका सम टू इन्फिनिटी का पहले पार्ट का आंसर है। इसके कितने मार्क्स थे, इसके आई थिंक इट कैरिड 3 मार्क्स। जी, इसके 3 मार्क्स हैं। ठीक है, वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट नाउ। आइए नेक्स्ट पार्ट पे चलो। जी बेटा, इसका बी पार्ट है। अगर आप देखें तो वो कह रहा है कि 2 schemes are proposed for increasing the amount of household waste that is recycled each week. 2 स्कीम प्रपोज की गई हैं कि जो रिसाइकल्ड है वो अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड वेस्ट उसको इंक्रीज किया जाए। तो स्कीम ए ये है कि द अमाउंट ऑफ वेस्ट रिसाइकल्ड ईच मंथ इज इंक्रीज बाय पॉइंट। स्कीम ए में क्या है कि पॉइंट इंक्रीज बाय, ये आप भले वहां डेटा इस तरह मत लिखिए, मैं आपको समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। ये देखिए, तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कीजिएगा। इंक्रीज बाय 0.6 टन्स ईच मंथ। तो ये आपको पता चल जाना चाहिए कि ये अर्थमेटिक सीक्वेंस की बात हो रही है। राइट, अर्थमेटिक सीक्वेंस मतलब हर महीने, अगर इस वक्त 1 टन है तो नेक्स्ट मंथ हो जाएगा 1। ये मैं अभी डिस्कस करता हूं। स्कीम बी, स्कीम बी क्या है, स्कीम बी में वो कह रहा है द अमाउंट इज
scheme B is to increase the amount of waste recycled each month by 6% of the amount in the previous month. यानी पिछले मंथ में जितना भी था in previous month by 6%. by अच्छा, ये आपको लिखनी नहीं है एग्जाम में, प्लीज। वीडियो में तो हम ये लिख रहे हैं पूरा डेटा, लेकिन आप अपना टाइम बचाइए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस इनको पढ़कर आप ये अंदाजा करेंगे। ये बात हो रही है कि जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो रिसाइकिल होना है, तो दो स्कीम्स प्रपोज हुई कि जो हाउस होल्ड वेस्ट है वो इंक्रीज किया जाए 0.6 टन ईच मंथ, और स्कीम भी ये है कि जितना भी पिछले महीने में था उससे 6% इंक्रीज किया जाए। तो सवाल ये है, द क्वेश्चन इज द प्रपोजल इज टू ऑपरेट द स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 24 मंथ, यानी दोनों स्कीम्स को 24 मंथ्स के लिए आप चलाएंगे। तो वो कह रहा है बताइए द पहले मंथ में जो अमाउंट रिसाइकिल हुआ है वो अमाउंट जो रिसाइकिल हुआ है फर्स्ट मंथ में वो 2.5 टन है। वो फर्स्ट मंथ में 2.5 टन है। इट्स 2.5 टन इन द फर्स्ट मंथ। ओके, ये हमारी फर्स्ट टर्म आ गई। वो कह रहा है फॉर ईच स्कीम फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ द वेस्ट दैट वुड बी रिसाइकिल्ड ओवर द 24 मंथ पीरियड। यानी अब ये हमें पता चल गया कि N24 है, यानी टोटल 24 मंथ्स के अंदर। पिछले क्वेश्चंस इसमें आप देखते हुए आ रहे हैं कि अगर वो हम आगे वाले क्वेश्चंस में भी देखेंगे, फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते। इसमें हमें पता चल गया है कि N24 है स्ट्रेट अवे, यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन से मेरी मुराद ये है कि अगर पहला साल 2000 हो और आपसे वो 2010 में कोई चीज मांग रहा हो तो टोटल ईयर्स कितने बनेंगे? तो ये 11 बनेंगे टोटल ईयर्स, अगर आप उंगलियों पे भी काउंट करें, यानी 2001 से लेके 2010 तक 10 ईयर्स बनेंगे, और 2000 को भी ऐड कर लें तो ये टोटल 11 ईयर्स बनेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये ईयर में बात हो रही होती और जो है 0.16 टन ईच ईयर होता, तो फिर इसके लिए हम 11 मंथ्स लेते टोटल। अगर 2000 से स्टार्ट हो रहा होता और 2000 में एंड हो 2010 में एंड हो रहा होता। यहां पे ये कंफ्यूजन क्लियर कर ले कि ये 11 ईयर्स बनते हैं। ये अगले सवालों में भी आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि स्टार्ट कौन से मंथ से हो रहा है एंड कौन से मंथ में हो रहा है। यहां पे स्ट्रेट अवे उन्होंने आपको N24 मंथ्स दे दिए हैं। ठीक है बेटा। नाउ वो कह रहा है कि दोनों में आप सम निकालें, तो ये आपकी जो स्कीम ए है इसमें 0.6 टन ईच मंथ इंक्रीज हो रहा है, यानी अगर पहले महीने में 2.5 है तो नेक्स्ट में कितना हो जाएगा 2.5 प्लस, ये जस्ट टू एक्सप्लेन द पॉइंट, 2.5 प्लस 0.16, दिस गिव्स मी 2.66 एंड सो ऐसे चलता रहेगा। तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको इसमें से तो डी आपका 0.16 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां आपको निकालना है, तो सम का फॉर्मूला आपको पता है Sn इज इक्वल टू n/2 2a। अगेन ये फॉर्मूला भी मैं आपको समझाने के, मान लीजिए क्या आपने ये फॉर्मूला लिस्ट से पढ़ लिया, स्ट्रेट अवे वैल्यूज लिखिए 24, यानी जब ये फॉर्मूला लिस्ट, ये मान ली यू अज्यूम कि ये फॉर्मूला लिस्ट में लिखा हुआ है एंड यू आर स्ट्रेट अवे पुटिंग द वैल्यूज इन इट। डू नॉट राइट दिस फॉर्मूला बिफोर पुटिंग, अपना टाइम बचाइए। 2 into 2.5 plus n-1 is 23, d is 0.16, और ये आ गया आपके पास। ठीक है, इसको अगर आप अब इसको चेक कर लें, कैलकुलेटर को मिनिमम यूज किया करें, मतलब 2 24 12 हो गया। 2 into 2.5 is 5, 23 into 0.16 दिस इज 3.68। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें टोटल, तो ये बन जाएगा 5 plus 5 into 12, this gives me 104.16 टन्स। ये आपके पास यानी टोटल 24 मंथ्स में इतना टन्स बन जाएगा, अगर पहले ईयर में 2.5 टन्स है और इंक्रीज हो रहा है बाय 0.16 टन्स। ये स्कीम ए का है। और स्कीम बी में क्या होगा, देखिए जैसे परसेंटेज आती है, इस वीडियो के स्टार्ट में हमने ये बात की थी, क्या आपका आर हो जाता है, जितना ये परसेंट है इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करके 1 में ऐड कर लें।
डिक्रीज का क्वेश्चन अभी तक कोई आया नहीं है। अगर डिक्रीज हो तो आप 1 में से उस परसेंटेज को पॉइंट में कन्वर्ट करके माइनस कर दें। तो चूंकि ज्योमेट्रिक है तो सम का फॉर्मूला अगेन ये आपके पास फॉर्मूला लिस्ट में लिखा हुआ होगा, जिस इमेजिन कर लें ये लिखा हुआ है। अब आप इसमें वैल्यूज डाल दें। फर्स्ट है 2.5 टन्स, 1 माइनस आर कितना हो जाएगा 1.06, इसका एक मार्क होगा। तो ये आपने ध्यान करना है कि ये आप गलत ना लिख कर आए। अब आप कैलकुलेटर को सिंप्लीफाई करके इससे फाइंड आउट कर लें। तो मैं इसको करता हूं 1 माइनस 1.06 पावर 24, बस ध्यान से डिवाइडेड बाय 0.06 माइनस का, तो ये आ जाएगा आपके पास दिस इंटू 2.5, दिस गिव्स मी 127.03। हम इसको 127.3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिख देंगे टन्स में। ये आपका सवाल यहाँ पे कंप्लीट हो गया। आई होप इसके 2 पार्ट्स थे और दोनों पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर नंबर 17 P12 क्वेश्चन नंबर 3। इसको आप पढ़ लें। इसमें वो पॉइंट आ रहा है जो अभी मैं लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट क्वेश्चन में मैंने बात की थी कि ईच ईयर द वैल्यू ऑफ अ सर्टेन रेयर स्टैम्प इंक्रीजेस बाय 5%। जैसे ही आया आप समझ गए ज्योमेट्रिक है। Of its value at the beginning, यानी each year the value of a certain rare stamp increases by 5% of its value at the beginning of the year। यानी साल के शुरू में 5% इंक्रीज हो जाती है जो पिछले साल उसकी वैल्यू थी उससे। A collector bought the stamp for 10,000 at the beginning of 2005। 2005 के बिगिनिंग में उसकी प्राइस थी $10,000। ठीक है, तो वो कह रहा है फाइंड इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2015। बस यहां पे ही कंफ्यूजन है थोड़ी सी, जिसके लिए आपको ये सवाल किया करेक्ट टू द नियरेस्ट 100। नियरेस्ट 100 पे बताना है। इन चीजों का ख्याल रखना है एग्जाम में। अगर नियरेस्ट 100 पे नहीं लिखेंगे 1 मार्क कट जाएगा। तो आपको ये तो पता चल गया फाइंड द, क्या सवाल क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ 2015। क्योंकि ज्योमेट्रिक है यानी पहली 10,000 है तो नेक्स्ट क्या होगी 10,000 इंटू परसेंटेज कितनी है, कितनी इंक्रीज हो रही है 6%। देखिए वो कह रहा है कि इंक्रीज बाय 5%, पिछले क्वेश्चन में था। तो ये आ जाएगा 1.05। नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 10,000 1.05 स्क्वायर एंड सो ऑन। अब आप देखें 2005 के बिगिनिंग से 2015 के बिगिनिंग की बात हो रही है, तो ये कितने ईयर्स बन रहे हैं। कुछ बच्चे इसको गलती से 10 लिख के आते हैं। देखिए बेटा 2005 अगर आप लें तो 2005 को अगर हटा दें तो 6 से लेके 15 तक 10 ईयर्स बने। या आप उंगलियों पे काउंट कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप 2005 को ऐड कर लेंगे तो ये 11 ईयर्स बनेंगे। दिस विल बी 11 ईयर्स टोटल 2005 से। तो यहां आप N11 लेंगे तो आपको फॉर्मूला पता है AN का क्या होता है, ए ज्योमेट्रिक का AN इज इक्वल टू AR पावर N-1। ए आप क्या ले लेंगे 10,000, R क्या है 1.05, N कितना है 11-1, तो ये 10 बन जाएगा। द वैल्यू इज, इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करें तो द आंसर यू गेट इज, इसका आंसर बन रहा है जी 10,000 बल्कि 1.05 पावर 10 इंटू 10,000। ये आंसर आ रहा है जी 16,288.94। नियरेस्ट 100 का देखें यूनिट टेंस 100, तो ये 2 के बाद 3 है तो ये हो जाएगा $16300। ये प्राइस हो जाएगी इसकी एट द बिगिनिंग ऑफ 2015। आई होप ये पॉइंट क्लियर है। हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। आइए, इसका बी पार्ट क्या, दिस वाज ए पार्ट एंड वी गो, ऑल्दो ये 2 मार्क का है लेकिन इसमें 2 चीजें ध्यान करने की जो इस वीडियो के अंदर हमारा है कि हम आर क्या ले रहे हैं और हमारे ईयर्स का। कुछ क्वेश्चन में तो डायरेक्ट 10 दे देता है, 24 ईयर्स या 24 मंथ्स या 10 ईयर्स। तो पिछले हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं, एक में 10 था, एक में वो बता दिया था, लेकिन यहाँ एन क्लियर नहीं है तो इसलिए हमने इसको एन को 11 रख के सॉल्व किया। इन क्वेश्चंस को, इस वीडियो को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को। 4 मार्क का नेक्स्ट पार्ट है कि वो कह रहा है कि the sum of the first n terms of an arithmetic progression is this।
1/2n n 2n plus 7 3n plus 7, ये देखिए, यानी आपके पास एक अर्थमेटिक सीक्वेंस का सम ये है फॉर्मूला। वो कह रहा है फर्स्ट टर्म निकालें और कॉमन डिफरेंस निकालें इस प्रोग्रेशन का। फर्स्ट टर्म और कॉमन 1/2n 3n plus 7, इसको दोबारा मैंने देख लिया ये सही है। देखें अगेन सम का फॉर्मूला आपके पास अर्थमेटिक का कुछ और है, लेकिन अगर आप पिछले वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं तो अभी हम अर्थमेटिक सीक्वेंस के सम लेट्स से उसमें सर्टेन वैल्यूज फॉर्मूला में पुट की, इस फॉर्मूला में सर्टेन वैल्यूज यानी इस फॉर्मूलाज में अगर हम सर्टेन वैल्यूज पुट कर दें, फॉर एग्जांपल किसकी खत्म हो गई मोस्ट प्रोबेबली जी, तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास 2a plus n minus 1 into d, इस फॉर्मूले में कुछ वैल्यूज डाल के लेट्स से हम इस फॉर्मूले पे पहुंच गए समहाउ। तो हमें इस आर्गुमेंट में नहीं जाना है कि सम का फॉर्मूला तो ये कैसे बन गया। फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन हम सम का फॉर्मूला ये ले लेंगे। तो इसमें अगर मैं 1 डाल दूंगा, ये हम पहले भी ऐसे क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो n को 1 डालिए तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट टर्म का सम 7 and 3 10 को 2 से डिवाइड, फर्स्ट टर्म का सम मतलब फर्स्ट टर्म, भाई फर्स्ट टर्म का सम क्या होगा, एक टर्म का सम तो फर्स्ट टर्म ही होगी, ये फर्स्ट टर्म आ गई। S2 क्या हो जाएगा, इसमें 2 डाल दूं अगर मैं तो 1/2 into 2 is 3 into 2 plus 7, इसकी वैल्यू क्या बन रही है, 3 2 is 6 6 plus 7 is 13, ये कट गया तो दो टर्म्स का सम, ये सेकंड टर्म नहीं है ना, दिस इज द सम ऑफ टू टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, इनका सम आ गया आपके पास 13। ये समझाने के लिए लिख रहा हूं, वरना आप अगर दो टर्म्स के सम में से फर्स्ट टर्म माइनस कर देंगे तो आपके पास सेकंड टर्म आ जाएगी। तो दिस इज 5 plus a2 equals 13, a2 कितना आ गया, 13 minus 5 is 8। तो हमारी सीक्वेंस क्या बन रही है, यानी फर्स्ट टर्म 5 है, सेकंड टर्म 8 है, तो ये बन रही है। तो d कितना हो गया, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ d, और फर्स्ट टर्म हमारे पास 5 है। ये 4 मार्क का पार्ट था, तो आई होप ये इस जैसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है नई वीडियो में सम मोर क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।